1905 से 1909 के बीच का। इसे अक्सर उग्रवादी राष्ट्रवाद या मिलिटेंट नेशनलिज्म के उभार और स्वदेशी आंदोलन के लिए जाना जाता है। हाँ। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये जो उग्र राष्ट्रवाद की बात हम कर रहे हैं, या जैसे एक्सट्रीमिज्म कहा गया, इसकी जमीन कैसे तैयार हुई? मतलब क्या कारण थे इसके पीछे? देखिए, इसके कई कारण थे, कोई एक वजह नहीं थी। एक तो ये कि ब्रिटिश राज का जो असली चेहरा था वो लोगों को ज्यादा साफ दिखने लगा था। जैसे कि 1892 का इंडियन काउंसिल्स एक्ट, वो सुधार के नाम पर आया, पर राष्ट्रवादियों को उससे कोई खास संतुष्टि नहीं मिली। फिर देखिए 1897 में नाटू बंधुओं को बिना मुकदमे के देश निकाला दे दिया गया। हाँ, और तिलक जैसे बड़े नेता पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। बिल्कुल। ये सब घटनाएं लोगों को सोचने पर मजबूर कर रही थीं कि ये कैसा न्याय है। और कानूनों को भी तो सख्त किया जा रहा था, है ना? जैसे वो आईपीसी की धारा 124A। हाँ, राजद्रोह वाली धारा, उसको और कड़ा कर दिया गया। फिर 1899 में कलकत्ता कॉर्पोरेशन में भारतीय सदस्यों की संख्या घटा दी। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट भी तो था 1904 का। हाँ, उससे प्रेस की आजादी पर रोक लगी। और फिर 1904 में ही इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट आया, जिसने यूनिवर्सिटीज पर सरकारी कंट्रोल बढ़ा दिया। मतलब हर तरफ से जैसे शिकंजा कसा जा रहा था, अभिव्यक्ति पर, राजनीतिक गतिविधि पर, एकदम। तो ये सब देखकर जो पढ़ा लिखा वर्ग था, उसका ब्रिटिश न्यायप्रियता से मोहभंग हो रहा था। लेकिन साथ ही एक और अहम बात हो रही थी। वो क्या? भारतीयों में एक नया आत्मविश्वास, एक आत्मसम्मान की भावना जाग रही थी। इसमें शिक्षा का भी बड़ा रोल था। लोग जागरूक हो रहे थे, दुनिया में क्या चल रहा है ये जान रहे थे। आपने अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव का जिक्र किया था, ये बड़ा दिलचस्प है। बाहर की घटनाओं का यहाँ असर पड़ रहा था। हाँ, बिल्कुल पड़ रहा था। आप सोचिए, जब 1896 में छोटे से इथियोपिया ने इटली जैसी ताकत को हरा दिया, या फिर बोर युद्ध 1899, 1902 में ब्रिटिशों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। और सबसे बड़ा असर शायद 1905 में पड़ा, जब जापान ने रूस को हरा दिया। एक एशियाई देश ने एक यूरोपीय महाशक्ति को हरा दिया। हाँ, इसने वो जो मिथक था ना कि यूरोप वाले अपराजेय हैं, उसे तोड़ दिया। यहाँ लोगों में ये सोच आई कि भाई अगर वो लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं, तो हम क्यों नहीं? तो एक तरफ बाहरी प्रेरणा थी और दूसरी तरफ अंदरूनी गुस्सा अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ। और जो नरमपंथी नेता थे, उनके तरीकों से भी असंतोष था। हाँ, ये भी एक बड़ा फैक्टर था। नरमपंथियों के जो तरीके थे, जिन्हें 3 Ps कहा जाता था, प्रेयर, पिटिशन, प्रोटेस्ट, प्रार्थना, याचिका, प्रतिवाद जी, उनसे जो युवा पीढ़ी थी या राष्ट्रवादियों का जो ज्यादा गर्म दल था, वो निराश हो रहा था। उन्हें लगता था ये बहुत धीमे हैं, इनसे कुछ हासिल नहीं होगा। उनकी आलोचना भी होती थी बहुत। उन्हें पॉलिटिकल मेंडिकेंसी यानी राजनीतिक भिक्षावृत्ति तक कहा गया कि आप आजादी मांग नहीं रहे, भीख मांग रहे हैं अर्जियां देकर। ये भाव आ गया था। और इसी पूरे माहौल में लॉर्ड कर्जन की नीतियां, खासकर बंगाल का विभाजन, क्या वो एक तरह से चिंगारी साबित हुआ? बिल्कुल कह सकते हैं। कर्जन के जो बाकी कदम थे, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, यूनिवर्सिटीज एक्ट, कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट, वो तो थे ही, लेकिन 1905 में बंगाल का विभाजन वो सबसे बड़ा कदम साबित हुआ। सरकार ने तो कहा था कि ये प्रशासनिक सुविधा के लिए है। बहाना वही था, लेकिन असल मकसद सबको दिख रहा था। बंगाल में जो राष्ट्रवाद बढ़ रहा था, उसे कुचलना और हिंदू मुसलमानों को बांटना। इसने ब्रिटिश शासन का जो दमनकारी और बांटने वाला चरित्र था, उसे एकदम उजागर कर दिया। तो ये सारे कारण मिल गए, ब्रिटिश नीतियों की असलियत का पता चलना, बढ़ता हुआ आत्मविश्वास, अंतर्राष्ट्रीय प्रेरणा, नरमपंथी तरीकों से निराशा और फिर कर्जन के ये कदम। हाँ, इन सब ने मिलकर एक नई, ज्यादा उग्र विचारधारा के लिए जमीन तैयार कर दी। इस विचारधारा के मतलब मूल तत्व क्या थे? क्या सोच थी इसके पीछे? इसके मूल में कुछ बातें बहुत साफ थीं। पहली, विदेशी शासन से गहरी नफरत। दूसरी, ये पक्का यकीन कि भारतीयों को अपनी आजादी खुद लड़कर लेनी होगी, कोई और नहीं दिलाएगा। बिल्कुल। तीसरा, स्वराज यानी सेल्फ रूल, यही राष्ट्रीय आंदोलन का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। चौथा, सिर्फ अर्जियां नहीं, सीधी राजनीतिक कार्यवाही करनी होगी। पांचवा, आम जनता की शक्ति में विश्वास रखना। और आखिरी, देश के लिए बड़े से बड़ा बलिदान देने को तैयार रहना। और इसी सोच को लेकर नए नेता भी सामने आ रहे थे। हाँ, जो ज्यादा आक्रामक रवैये के हिमायती थे। और इसी पृष्ठभूमि में फिर खड़ा हुआ स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन।
इसकी शुरुआत तो बंगाल विभाजन के विरोध से हुई थी। जरा इस विभाजन और उसके विरोध के बारे में बताएं। तो देखिए, विभाजन का जो इरादा था वो दिसंबर 1903 में सामने आ गया था, लेकिन आधिकारिक घोषणा हुई जुलाई 1905 में और इसे लागू किया गया 16 अक्टूबर 1905 को। बंगाल को बांटा कैसे गया? 2 हिस्सों में। एक पश्चिमी बंगाल, जिसमें आज का पश्चिम बंगाल, बिहार और ओडिशा शामिल थे और इसकी राजधानी कलकत्ता बनी। दूसरा पूर्वी बंगाल और असम, जिसकी राजधानी ढाका बनी। और इसका आधार क्या था? कहने को प्रशासनिक, पर असल में ये बंगाली भाषी आबादी को धार्मिक आधार पर बांटने की कोशिश थी। पश्चिम बंगाल हिंदू बहुल था और पूर्वी बंगाल मुस्लिम बहुल। जाहिर इसका जबरदस्त विरोध हुआ होगा। शुरू में कैसी प्रतिक्रिया थी? 1903 से 1905 तक विरोध का नेतृत्व ज्यादातर नरमपंथियों के हाथ में था। उन्होंने अपने वही तरीके अपनाए, सरकार को ज्ञापन भेजे, याचिकाएं दी, इंग्लैंड तक में प्रचार किया, पब्लिक मीटिंग्स की। अखबारों का भी इस्तेमाल हुआ होगा। हाँ बिल्कुल। हिताबादी, संजीवनी, बंगाली जैसे अखबारों ने जनमत बनाने में अहम भूमिका निभाई। कोशिश थी कि सरकार पर दबाव बनाया जाए। लेकिन जब विभाजन लागू हो ही गया 16 अक्टूबर 1905 को, तब क्या हुआ? तब विरोध का तरीका और तेवर दोनों बदल गए। इससे पहले 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता टाउन हॉल में एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी। हाँ। उसी मीटिंग में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पास हुआ और स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा हुई। और 16 अक्टूबर, जिस दिन विभाजन लागू हुआ, उसे पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। कैसे मनाया गया? लोगों ने उपवास रखे, गंगा में स्नान किया, नंगे पैर जुलूस निकाले, वंदे मातरम गाते हुए, एक दूसरे की कलाई पर राखी बांधी, एकता दिखाने के लिए। माहौल बहुत भावनात्मक था। और इसी दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने वो प्रसिद्ध गीत लिखा, अमार सोनार बांग्ला, जो आज बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। जी हाँ। अच्छा, कांग्रेस का इस पर क्या रुख था? क्या वहां भी सोच बदल रही थी? हाँ, कांग्रेस पर भी असर पड़ रहा था। 1905 का बनारस अधिवेशन हुआ, गोखले अध्यक्ष थे। उसमें बंगाल विभाजन और कर्जन की नीतियों की निंदा की गई और स्वदेशी बहिष्कार का समर्थन भी किया गया। लेकिन जो असली बड़ा कदम था वो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में उठाया गया, दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में। वहां क्या खास हुआ? वहां कांग्रेस ने पहली बार अपना लक्ष्य स्वराज या स्वशासन घोषित किया। ये बहुत बड़ा मोड़ था। अब सिर्फ रियायतें मांगना लक्ष्य नहीं था, अब लक्ष्य था स्वराज। लेकिन हमने देखा कि जल्द ही आंदोलन का नेतृत्व नरमपंथियों से खिसक कर उग्रवादी या चरमपंथी नेताओं के पास चला गया। ऐसा क्यों हुआ? इसके कारण साफ थे। एक तो नरमपंथी तरीके विभाजन को रोक नहीं पाए थे, तो उनकी प्रभावशीलता पर सवाल उठने लगे। लोगों का विश्वास कम हुआ। हाँ, दूसरा, सरकार का रवैया बहुत सख्त होता जा रहा था। वो दमन पर उतर आई थी और बांटने की नीति पर चल रही थी। और तीसरा, लोगों में, खासकर युवाओं में, अब ज्यादा सीधी और असरदार कार्रवाई की इच्छा बढ़ रही थी। तो ये जो चरमपंथी नेता थे, उनका क्या कार्यक्रम था? वो नरमपंथियों से अलग कैसे सोच रहे थे? उन्होंने स्वदेशी और बहिष्कार को सिर्फ विदेशी सामान तक ही सीमित नहीं रखा। उनका नजरिया ज्यादा व्यापक था। उनका मुख्य हथियार था निष्क्रिय प्रतिरोध, यानी पैसिव रेजिस्टेंस। इसको थोड़ा समझाइए। अरबिंदो घोष ने इसे बहुत अच्छे से समझाया था। उनका कहना था कि सरकार के साथ हर तरह का सहयोग बंद कर दो, संगठित रूप से ऐसा कुछ भी करने से इनकार कर दो जिससे ब्रिटिश कॉमर्स को या उनके प्रशासन को मदद मिले। उनका मानना था कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की जीवन सांस है। मतलब सिर्फ आर्थिक दबाव नहीं, प्रशासन को ही ठप कर देना। बिल्कुल, लक्ष्य अब यही हो गया था। तो इस दौर में विरोध के कौन-कौन से नए तरीके सामने आए? कई नए और बड़े क्रिएटिव तरीके अपनाए गए। विदेशी कपड़ों, चीनी, नमक वगैरह का तो बड़े पैमाने पर बहिष्कार हुआ ही। सार्वजनिक सभाएं और जुलूस तो थे ही। हाँ। साथ में स्वयंसेवी संगठन या समितियों बनाई गई। ये जमीनी स्तर पर काम करती थीं, लोगों को संगठित करती थीं। जैसे बरिसल में अश्विनी कुमार दत्त की स्वदेश बांधव समिति बहुत मशहूर हुई। और दक्षिण में भी? हाँ, तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में वीओ चिदम्बरम पिल्ले, सुब्रमण्यम शिव और कुछ वकीलों ने मिलकर स्वदेशी संगम बनाया। ये समितियां बहुत महत्वपूर्ण थीं। और क्या खास था इन तरीकों में? एक और चीज थी पारंपरिक त्योहारों और मेलों का इस्तेमाल। जैसे महाराष्ट्र में तिलक ने गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव शुरू किए थे।
उनका इस्तेमाल लोगों को एकजुट करने और राष्ट्रीय भावना जगाने के लिए किया गया। आत्मनिर्भरता पर भी जोर था शायद। बहुत ज्यादा आत्मशक्ति पर जोर था। इसी सोच के तहत राष्ट्रीय शिक्षा पर काम हुआ। टैगोर के शांति निकेतन से प्रेरणा लेकर बंगाल नेशनल कॉलेज खोला गया, जिसके प्रिंसिपल अरबिंदो घोष बने। जी हाँ, और 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन भी बनाई गई। और स्वदेशी उद्योगों का क्या हुआ? उन्हें भी बढ़ावा मिला? बिल्कुल, कई स्वदेशी उद्योग खड़े हुए। साबुन की फैक्ट्रियां, माचिस के कारखाने, हथकरघा उद्योग, बहुत कुछ शुरू हुआ। एक बड़ा मशहूर उदाहरण है वीओ चिदम्बरम पिल्लई का। हाँ, उन्होंने जहाजरानी कंपनी शुरू की थी। बिल्कुल, तूतीकोरिन में स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी। ये ब्रिटिश शिपिंग एकाधिकार को सीधी चुनौती थी। और सांस्कृतिक क्षेत्र में भी असर दिखा। जबरदस्त। तमिलनाडु में सुब्रमण्यम भारती ने देशभक्ति के गीत लिखे, सुदेश गीतम। चित्रकला में अवनींद्रनाथ टैगोर ने विक्टोरियन प्रभाव को नकारा और अजंता, मुगल, राजपूत शैलियों से प्रेरणा ली। भारतीय कला को एक नई पहचान दी। नंदलाल बोस जैसे महान कलाकार इसी दौर में उभरे। तो ये आंदोलन समाज के किन-किन तबकों तक पहुंचा? क्या ये सही मायने में एक जन आंदोलन बन पाया था? इसमें छात्रों की भागीदारी तो कमाल की थी। बंगाल, महाराष्ट्र, खासकर पूना और दक्षिण के कई हिस्सों में छात्र बहुत सक्रिय थे। महिलाओं की भूमिका कैसी रही? महिलाओं ने भी बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वो घरों से बाहर निकलीं, जुलूसों में शामिल हुईं, धरने दिए। ये अपने आप में एक बड़ा सामाजिक बदलाव था उस समय के हिसाब से। लेकिन क्या ये समाज के हर वर्ग तक पहुंचा? मुसलमानों की भागीदारी के बारे में क्या कहेंगे? ये एक कमजोर कड़ी रही। मुस्लिम समुदाय का एक बड़ा हिस्सा, खासकर जो उच्च और मध्यम वर्ग था, वो आंदोलन से काफी हद तक अलग रहा। इसकी क्या वजह हो सकती है? शायद एक वजह आंदोलन में हिंदू धार्मिक प्रतीकों और त्योहारों का इस्तेमाल था। हालांकि ऐसा नहीं है कि सभी मुसलमान अलग थे। कुछ मुस्लिम नेता जैसे लियाकत हुसैन, गजनवी, रसूल काफी सक्रिय थे, और निचले तबके के कुछ मुसलमान जैसे कुछ जूट मिलों की हड़तालों में शामिल भी हुए। और मजदूर वर्ग, क्या उन्होंने हिस्सा लिया? हाँ, मजदूरों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। 1906 में ईस्ट इंडियन रेलवे में एक बड़ी हड़ताल हुई। रेलवेमैन्स यूनियन भी बनी। 1906 से 8 के बीच जूट मिलों में लगातार हड़तालें हुईं। दक्षिण में भी? हाँ, तूतीकोरिन और तिरुनेलवेली में सुब्रमण्यम शिव और चिदम्बरम पिल्लई ने विदेशी मिलों में हड़तालों का नेतृत्व किया। रावलपिंडी में भी शस्त्रागार और रेलवे कर्मचारी हड़ताल पर गए। तो हाँ, मजदूर वर्ग भी जुड़ रहा था। तो यह आंदोलन सिर्फ बंगाल तक ही सीमित नहीं रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका असर पूरे देश में महसूस किया गया। पंजाब में लाला लाजपत राय और अजीत सिंह, बॉम्बे में तिलक, मद्रास प्रेसिडेंसी में चिदम्बरम पिल्लई, सुब्रमण्यम शिव, सैयद हैदर रजा दिल्ली में। इन नेताओं ने इसे बंगाल के बाहर फैलाने में अहम भूमिका निभाई। देश के कई हिस्सों में बंगाल के समर्थन में और स्वदेशी बहिष्कार के लिए आंदोलन हुए। लेकिन आखिरकार 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया। हाँ, विरोध इतना ज्यादा और लगातार था और राजनीतिक समीकरण भी बदल रहे थे, तो 1911 में सरकार को विभाजन रद्द करना पड़ा। दिलचस्प बात यह है कि ये उन मुस्लिम नेताओं के लिए एक झटका था जिन्होंने विभाजन का समर्थन किया था और जिन्हें अंग्रेजों ने बढ़ावा दिया था। और राजधानी भी बदल दी गई। हाँ, उसी समय राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली लाने का फैसला भी हुआ। अब अगर हम पीछे मुड़कर स्वदेशी आंदोलन का मूल्यांकन करें तो क्या लगता है, ये कितना सफल रहा? देखिए, ये बात सच है कि 1908 आते आते आंदोलन धीमा पड़ने लगा था। क्यों? क्या वजह थी? कई वजह थीं। एक तो सरकार ने बहुत सख्ती से दमन किया। बड़े बड़े नेताओं को या तो जेल में डाल दिया गया या देश निकाला दे दिया गया। तिलक को 6 साल के लिए मांडले, बर्मा भेज दिया गया। अरविंदो घोष और बिपिन चंद्रपाल ने भी राजनीति छोड़ दी थी। हाँ, उन्होंने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया। इससे आंदोलन एकदम नेतृत्व विहीन सा हो गया। और क्या अंदरूनी कमजोरियां थीं? एक बड़ी कमजोरी थी कि आंदोलन कोई मजबूत स्थायी संगठन नहीं बना पाया। नेताओं के बीच आपस में भी मतभेद थे जो 1907 के सूरत विभाजन में खुलकर सामने आ गए। उसकी बात करेंगे हम। हाँ, और आंदोलन किसानों जैसे बड़े जन समूहों को पूरी तरह से अपने साथ नहीं जोड़ पाया। निष्क्रिय प्रतिरोध, असहयोग जैसे विचार बहुत अच्छे थे, लेकिन उन्हें जमीन पर उतारना, वो भी इतने बड़े पैमाने पर और लंबे समय तक,
बहुत मुश्किल साबित हुआ। और शायद ये भी है कि किसी भी जन आंदोलन का जो जोश होता है उसे हमेशा एक जैसा बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल, वो उतार चढ़ाव तो आता ही है। तो क्या इसे एक तरह की विफलता माना जाए? नहीं, विफलता कहना बिल्कुल गलत होगा। इसकी जो तात्कालिक कमियां थीं, उनके बावजूद ये आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक बड़ी छलांग था, एक लीप था। कैसे? इसने राष्ट्रीय आंदोलन का जो सामाजिक आधार था उसे बहुत फैलाया। छात्र, महिलाएं, शहरी और ग्रामीण आबादी के कुछ हिस्से, मजदूर वर्ग, ये सब पहली बार इतने बड़े पैमाने पर जुड़े। और इसने संघर्ष के नए तरीके भी दिए। बिल्कुल, बहिष्कार, निष्क्रिय प्रतिरोध, स्वदेशी उद्यम, राष्ट्रीय शिक्षा, ये सब तरीके आगे चलकर गांधी जी के आंदोलनों का आधार बने। इन तकनीकों के बीज इसी आंदोलन में थे। और वैचारिक स्तर पर इसका क्या महत्व था? इसने स्वराज के लक्ष्य को राष्ट्रीय आंदोलन के केंद्र में ला दिया। अब बात सिर्फ रियायतों की नहीं थी, बात स्वराज की थी। इसने औपनिवेशिक विचारों और संस्थानों के दबदबे को चुनौती दी, एक सांस्कृतिक आत्मविश्वास जगाया। कला, साहित्य, विज्ञान, उद्योग, सब में स्वदेशी की भावना। हाँ, इसने लोगों को राजनीतिक रूप से जगाया, उन्हें ज्यादा साहसी बनाया, राजनीतिक काम के नए तरीके सिखाए। तो भले ये आंदोलन अपने सारे लक्ष्य तुरंत हासिल न कर पाया हो, लेकिन इसने भविष्य के संघर्ष की नींव रखी, उसकी दिशा तय की। ये बहुत महत्वपूर्ण था। इसी दौर में, जैसा आपने जिक्र किया, नरमपंथी और चरमपंथी गुटों के बीच टकराव भी बहुत बढ़ गया था और नतीजा हुआ 1907 का सूरत विभाजन। कांग्रेस टूट गई। ये क्यों हुआ? देखिए, मतभेद तो काफी समय से पनप रहे थे। मुख्य झगड़ा संघर्ष के तरीकों और लक्ष्यों को लेकर ही था। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दादाभाई नौरोजी की वजह से एकता बनी रही और स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा पर प्रस्ताव पास हो गए। लेकिन उनकी व्याख्या को लेकर मतभेद थे। हाँ, बिल्कुल। चरमपंथी चाहते थे कि बहिष्कार पूरे देश में फैले और इसमें सिर्फ विदेशी सामान ही नहीं, बल्कि सरकारी नौकरियां, अदालतें, काउंसिल, सब कुछ शामिल हो। और नरमपंथी? नरमपंथी इसे सिर्फ बंगाल तक और मुख्य रूप से विदेशी सामानों के बहिष्कार तक ही सीमित रखना चाहते थे। वो ज्यादा उग्र कार्रवाई के पक्ष में नहीं थे। फिर अध्यक्ष पद को लेकर भी खींचतान थी। चरमपंथी तिलक या लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, नरमपंथी रासबिहारी घोष के पक्ष में थे। और सूरत में फिर क्या हुआ? सूरत में जब 1907 में अधिवेशन हुआ तो माहौल बहुत गर्म था। दोनों गुटों में टकराव इतना बड़ा कि मारपीट तक की नौबत आ गई और आखिरकार कांग्रेस 2 हिस्सों में बट गई। विभाजन हो गया। हाँ, नरमपंथियों ने संगठन पर कब्जा कर लिया और चरमपंथियों को बाहर कर दिया। उन्होंने फिर से दोहराया कि कांग्रेस का लक्ष्य ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन पाना है और इसके लिए सिर्फ संवैधानिक तरीके ही अपनाए जाएंगे। सरकार ने इस फूट का कैसे फायदा उठाया होगा? अरे, सरकार के लिए तो ये बहुत बढ़िया मौका था। उन्होंने अपनी वो जो नीति थी ना, गाजर और छड़ी वाली, कैरेट एंड स्टिक, हाँ वही, उसे बड़ी तेजी से लागू किया। सूरत विभाजन के फौरन बाद सरकार ने चरमपंथियों पर जोरदार हमला बोल दिया। दमन तेज कर दिया। बहुत तेज। राजद्रोही सभा अधिनियम, सेडिशियस मीटिंग्स एक्ट, इंडियन न्यूज़पेपर्स एक्ट, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, इंडियन प्रेस एक्ट, एक के बाद एक सख्त कानून लाए गए। प्रेस पर पाबंदी, सभाओं पर रोक, नेताओं की गिरफ्तारी। तिलक का 6 साल का निर्वासन इसी का हिस्सा था। ये गाजर और छड़ी की नीति क्या थी असल में? ये बड़ी सोची समझी चाल थी। जॉन मॉर्ले, जो उस वक्त सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, उनका कहना था कि नरमपंथियों को साधना, रैली द मॉडरेट्स, नीति के 3 हिस्से थे, कह सकते हैं। अच्छा। पहला, चरमपंथियों का थोड़ा दमन करो, उन्हें डराओ। दूसरा, नरमपंथियों को कुछ सुधारों का लालच दो। ये हुई गाजर, ताकि वो चरमपंथियों से अलग हो जाए। और तीसरा, जब नरमपंथी अलग हो जाए तब चरमपंथियों को पूरी ताकत से कुचल दो। ये हुई छड़ी। दमन, सुलह, फिर दमन। बिल्कुल। और सूरत विभाजन ने दिखा दिया कि ये रणनीति अंग्रेजों के लिए कितनी फायदेमंद रही। और इसी गाजर के तौर पे 1909 में मॉर्ले मिंटो सुधार लाए गए। इनकी क्या कहानी है? इसके पृष्ठभूमि में अक्टूबर 1906 की एक घटना बहुत अहम है। आगा खान के नेतृत्व में कुछ मुस्लिम अमीर और पढ़े लिखे लोग वायसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिले। इसे शिमला डेपुटेशन कहते हैं। उन्होंने क्या मांग की? उन्होंने मुसलमानों के लिए
अलग निर्वाचक मंडल यानी सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग की, मतलब ऐसी सीटें जहां सिर्फ मुस्लिम वोटर ही मुस्लिम उम्मीदवार को वोट दे सकें। और सरकार ने ये मांग मान ली। सरकार ने तो इसे हाथों हाथ लिया। ये उनकी बांटो और राज करो की नीति में एकदम फिट बैठता था। इसी डेपुटेशन वाले समूह ने बाद में मुस्लिम लीग पर भी कंट्रोल कर लिया, जिसकी स्थापना दिसंबर 1906 में ढाका में हुई थी। तो ये जो सुधार थे, यानी इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909, इसमें मुख्य बातें क्या थी? पहली और सबसे विवादास्पद बात तो यही थी कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की व्यवस्था कर दी गई। ये भारतीय राजनीति में सांप्रदायिक विभाजन को संस्थागत बनाने वाला एक बहुत ही खतरनाक कदम साबित हुआ। और विधान परिषदों का क्या हुआ? उनमें निर्वाचित सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, केंद्र में भी और प्रांतों में भी। लेकिन चुनाव का तरीका बड़ा घुमावदार था, अप्रत्यक्ष चुनाव था और वोट देने का अधिकार भी बहुत ही कम लोगों को था। क्या इससे भारतीयों को असल में ज्यादा ताकत मिली? कहने को तो प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत हो गया, लेकिन पेच ये था कि इन गैर सरकारी सदस्यों में कुछ मनोनीत नॉमिनेटेड सदस्य भी होते थे जो सरकार ही चुनती थी, तो वो सरकार का ही साथ देते थे। नतीजा ये कि असल में कंट्रोल सरकार के हाथ में ही रहा। और केंद्रीय परिषद में? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में तो अभी भी सरकारी अधिकारियों का ही बहुमत था। सुमित सरकार ने आंकड़े दिए हैं कि कुल 69 सदस्य थे, उनमें से 37 अधिकारी थे, बाकी 32 गैर अधिकारियों में से भी 5 मनोनीत थे। तो निर्वाचित सदस्य बहुत कम थे। हाँ, सिर्फ 27, और उन 27 में से भी 8 सीटें मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल वाली, 4 ब्रिटिश पूंजीपतियों के लिए, 2 जमींदारों के लिए आरक्षित थी। सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों से सिर्फ 13 सदस्य चुने जाने थे। और एक और बात, मुसलमानों को न सिर्फ अलग निर्वाचक मंडल मिला, बल्कि उनकी आबादी के अनुपात से ज्यादा सीटें दी गईं, और उनके लिए वोटर बनने की जो आय योग्यता थी वो भी हिंदुओं से कम रखी गई थी। मतलब हर तरह से बांटने की कोशिश। एब्सोल्युटली। हाँ। सदस्यों के अधिकार कुछ बढ़ाए गए। वो बजट पर बहस कर सकते थे, सवाल पूछ सकते थे, प्रस्ताव ला सकते थे, लेकिन वो बजट को खारिज नहीं कर सकते थे या सरकार की नीति को बदलवा नहीं सकते थे। एक भारतीय सदस्य को वाइसराय की काउंसिल में भी लिया गया था। हाँ, सत्येंद्र सिन्हा पहले भारतीय थे जिन्हें 1909 में वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में नियुक्त किया गया। तो कुल मिलाकर इन सुधारों का क्या असर हुआ? राष्ट्रवादी नेताओं ने इसे कैसे देखा? देखिए, खुद लॉर्ड मॉर्ले ने साफ कहा था कि इन सुधारों का मकसद भारत में संसदीय प्रणाली लाना बिल्कुल नहीं है। अच्छा। हाँ, तो ये सुधार असल में सत्ता देने के लिए नहीं थे। ये नरमपंथियों को शांत करने और राष्ट्रवादी आंदोलन में फूट डालने का एक तरीका था। राष्ट्रवादियों ने इन्हें खोखला बताया, छाया मात्र कहा। सार नहीं, सिर्फ छाया। बिल्कुल। कहा गया कि हमने मांगा था स्वशासन और हमें मिला परोपकारी निरंकुशता, बेनेवोलेंट डेस्पोटिज्म। मतलब ऐसी तानाशाही जो भला करने का दिखावा करती है। असली ताकत तो अभी भी अंग्रेजों के हाथ में ही थी। तो हमने देखा कि कैसे ये जो दौर था 1905 से 1909 का, ये भारतीय राष्ट्रवाद के लिए एक बड़े उथल-पुथल, एक बड़े मंथन का दौर था। हाँ, नरमपंथ से उग्रपंथ की तरफ झुकाव देखा हमने, स्वदेशी आंदोलन के जरिए संघर्ष के नए प्रयोग देखे, जन भागीदारी का विस्तार देखा, फिर कांग्रेस का विभाजन देखा और आखिर में मॉर्ले मिंटो सुधारों का वो खोखलापन भी समझा। बिल्कुल। ये दौर भले ही कुछ मामलों में तात्कालिक रूप से असफल रहा हो, जैसे आंदोलन धीमा पड़ गया, कांग्रेस बढ़ गई, लेकिन इसने भविष्य के स्वतंत्रता संग्राम की जमीन मजबूत की। इसने नए तरीके दिए, स्वराज के लक्ष्य को साफ किया। हाँ, और राष्ट्रीय आंदोलन को कुछ कदम और आगे बढ़ाया। इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। जाते जाते एक सवाल हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं। ये जो 1909 में पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था शुरू हुई, इसने आगे चलकर भारत के राजनीतिक भविष्य पर और अलग-अलग समुदायों के रिश्तों पर कितना गहरा और शायद कितना नकारात्मक असर डाला होगा। हाँ, ये सोचने वाली बात है। अगर ये न होता तो क्या कहानी कुछ और होती? या फिर इस पर भी सोचा जा सकता है कि स्वदेशी आंदोलन ने जो सांस्कृतिक आत्मविश्वास जगाया था, आत्मनिर्भरता की जो बात की थी, कला, शिक्षा, उद्योग में, उसकी विरासत आज के भारत में कितनी जिंदा है? बिल्कुल, ये वो सवाल हैं जो इतिहास का ये है मोड़ हमें सोचने पर मजबूर करता है।